Hello class 6 students, this is Surbhi Tiwari and you are watching a favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट की। इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सोशल, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको कौन पढ़ाता है। तो ये सारे वो टीचर्स हैं जो कि आपको ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इनका साथ भी आपके लिए ज़रूरी है, तभी हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स में। क्लियर है? इसी अच्छी बात से चलिए शुरुआत कर देते हैं हम इस चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि भाई कुछ कॉटन का मटेरियल होता है, हमारे आसपास बहुत सारे तरीके के मटेरियल हैं, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, आयरन होगा, कॉपर होगा, जिंक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सब मटेरियल होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि हमारे आसपास हैं। सॉल्ट है, शुगर है, ये सब भी मटेरियल्स हैं। और कौन सा मटेरियल होता है? वुड होता है, प्लास्टिक होता है। क्लियर है? तो अब हमने इसके बाद ये चीज़ पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि हर एक चीज़ जो है, हर एक टाइप का मटेरियल जो है, या फिर आप ये कह सकते हो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल जो है, उनका कहीं स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। मतलब क्या कि किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप किसी एक टाइप के मटेरियल को यूज़ करोगे। जैसे कि अगर आपको बॉटल्स बनानी है तो आप या तो मेटल यूज़ करोगे या फिर आप किसका यूज़ करेंगे? प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं आप मेटल या प्लास्टिक का? क्योंकि उसमें से पानी लीकेज नहीं होता। अगर मैं कपड़े का यूज़ करूँगी तो वो पानी थोड़ा बहुत लीकेज तो करेगा ही करेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ बहुत सारे और सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो, मेटल्स का यूज़ करते हो, लेकिन क्या क्लॉथ का यूज़ करते हो? जी नहीं। क्लियर है? ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होती है। तो आज के इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हमारा जो टॉपिक है उसकी मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपेरेंट, बेंडी, रिजिड, हार्ड एंड सॉफ्ट। जैसे आपको इस डायग्राम में ही दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब या ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिससे आप आर पार देख सको। ठीक है? बेंडी मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका रबर हो गया जो कि आसानी से बेंड हो जाता है, लेकिन या मेटल्स में भी कई चीज़ें बेंड हो जाती है। वुड को क्या आप बेंड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर आप वुड को बेंड करोगे तो वो टूट जाएगी। इसी तरीके से कुछ रिजिड होती हैं, है ना, जिसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी नहीं टूटेगी। फिर होती है कुछ सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपका कॉटन सॉफ्ट होता है, आपके जितने भी क्लॉथ मटेरियल हैं वो सॉफ्ट होता है। कुछ जो है वो हार्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, किसी में लस्टर्स होते हैं। ये सारी क्वालिटीज किसकी बताते हैं? आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल की। ठीक है? अब जैसे अगर आपको चेक करना है कि क्या हम हर टाइप के मटेरियल से हर चीज कर सकते हैं, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे इजीली मटेरियल क्या मिलेगा? क्लॉथ, है ना। आपके घर में जो भी क्लॉथ का पीस है आप लीजिए। सबसे पहले तो आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो, तो क्या ये ट्रांसपेरेंट है? आप क्लॉथ के आसपास देखिए। अब वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ क्लॉथ पर। अगर थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का सा क्लॉथ है, मतलब कि जिसमें ये जो आपका निटिंग की गई है वो दूर दूर है, तो आपको बहुत हल्का सा दिख सकता है, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? बहुत क्लियरली दिख जाए। उसके लिए कुछ और वर्ड हम यूज करते हैं, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। क्या ये बैंड हो जाएगा? तो बैंड होने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अगर आपने मोड़ा तो उसका परमानेंट साइज जो है वो वैसा हो जाए। ठीक है? अगर आप उसको अगर मोड़ोगे इस तरह से, अगर आप उसको घुमाओगे तो वो वैसे का वैसा रहे। तो क्लॉथ को अगर आप उठाओगे तो वो वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन क्लॉथ क्या बेंडी होता है? नहीं। फिर उसके बाद क्या ये रिजिड है? थोड़ा बहुत, पर रिजिड अपन इसको नहीं कह सकते। फिर क्या सॉफ्ट है? तो जी हाँ, सॉफ्ट होता है। क्या ये हार्ड है? तो ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है। इसके अलावा क्या हम ये आपको इसकी मदद से आप पानी को स्टोर कर सकते हैं? तो जब अपन क्लॉथ को अगर डायरेक्टली अगर आप इस तरह से पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल भी पानी को स्टोर नहीं करेगा, नीचे से पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना चालू हो जाएगा। ठीक? तो मतलब कि हर जगह पर हर मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले इन सारी प्रॉपर्टीज के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है
किसी का कोई मतलब कोई कैसा दिख रहा है वो कहलाता है अपीयरेंस। ठीक है, तो अगर मैं किसी मटेरियल को देखूंगी तो मैं क्या कहूंगी कि ये दिखने में कैसा है, क्या ये शाइनी है या ये शाइनी नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो आप छू करके ही देख सकते हो बाकी की प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपको उसमें से देखना पड़ेगा, बेंडी है तो आपको उसको इस तरह से मोड़ना पड़ेगा, रिजिड है तो आपको घुमा कर देखना पड़ेगा, सॉफ्ट है तो आप प्रेस करके देखोगे, और हार्ड है तो आप उसको फिर से इस तरह से देखोगे कि ये हार्ड है या नहीं। लेकिन अगर अपीयरेंस की बात करें पहली प्रॉपर्टी की, तो अपीयरेंस का मतलब होता है कि आपने जैसे किसी भी मटेरियल को देखा तो वो देखने में आपको कैसे लगा, क्या वो आपको लस्ट्रस लगा या फिर वो नॉन लस्ट्रस लगा, मतलब कि क्या वो शाइनी था या फिर नॉन शाइनी था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग पहली प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस। ठीक है, सो द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन कलर, हार्डनेस, टेक्सचर एंड लस्टर ऑफ इट्स मटेरियल। ठीक है, तो किसी चीज का अपीयरेंस क्या क्या चीज कहलाता है, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज देखने में कलर कैसा है उसका, क्या वो उसकी हार्डनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, और वो शाइनी है या नहीं, मतलब उसमें जो लस्टर्स है वो है या नहीं। सो मटेरियल विच आर मेड अप बाय द नॉन मेटल्स हैव द डल अपीयरेंस। और जितने भी नॉन मेटालिक मटेरियल्स होते हैं, नॉन मेटेरियल मतलब क्या होता है, नॉन मेटालिक का मतलब जो कि मेटल से ना बने हुए हो, तो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी डल अपीयरेंस देते हैं, मतलब कि वो दिखने में इतना अच्छे नहीं दिखते, शाइनी नहीं दिखते। लेकिन जो आपका मेटल होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी लस्ट्रस होती है या फिर वो थोड़ी शाइनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपीयरेंस किसकी कैसी है, तो अपीयरेंस का मतलब अब आप समझ गए हैं कि कोई चीज़ का कलर क्या है, वो कितनी हार्डनेस क्या है उसकी, वो शाइनी है या नहीं है, और उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, स्मूथ टेक्सचर की है या फिर थोड़ा रफ उसकी बॉडी है, तो ये टेक्सचर कहलाएगा, और यही अपीयरेंस होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हुई है, जिसमें सबसे पहला है आपका वुड और उसके बाद है हमारा मेटल, है ना, तो वुड का अपीयरेंस कैसा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वुड के अपीयरेंस के बारे में बताइए, तो आप क्या बताओगे कि ये छूने में थोड़ी हार्ड है, ये हार्ड होती है पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका जो कलर है वो कैसा है, ब्राउनिश कलर है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, हार्डनेस है। ठीक है, टेक्सचर कैसा है, तो थोड़ा सा रफ टेक्सचर है। टेक्सचर मतलब जब आप इसको छू करके देखोगे तो सरफेस कैसे लगेगी आपको, थोड़ी सी ऊपर नीचे, दैट मीन्स कि थोड़ा सा रफ टेक्सचर मिलेगा। और क्या इसमें लस्टर है, तो ये नॉन लस्ट्रेस है क्योंकि इसमें शाइन नहीं होती है ना। अब अगर उसी की जगह है ना, तो आपको इसके अपीयरेंस का पता चल गया कि इसका अपीयरेंस कैसा है। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी मटेरियल का यूज करना है तो उसका अपीयरेंस हमने देखा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ना एक ऐसा टेबल बनाना है जो कि बहुत शाइनी हो और हार्डनेस अच्छी हो, छूने में स्मूथ हो, तो आप क्या यूज करोगे, मेरे लिए कौन से टाइप का मटेरियल यूज करोगे, क्या आप वुड का यूज करोगे या मेटल का मटेरियल मुझे बना करके दोगे, क्योंकि मुझे शाइनी मटेरियल चाहिए था और जो हार्ड भी हो और स्मूथ लगे छूने में, तो आप मुझे बोलोगे कि ठीक है आपके लिए हम मेटल का बना करके देते हैं। तो मेटल में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है। इसके अलावा और कौन सा मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, कॉपर होता है, जिंक होता है, बहुत सारे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, राइट। अब इनमें से हर एक मेटल इतना शाइनी नहीं होता। सबसे ज़्यादा शाइनी कौन होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि अगर आप इनको पॉलिश कर दोगे तो वो सबसे ज़्यादा शाइन देंगे। उसी की तरह कॉपर और एल्यूमिनियम को भी अगर आप क्या कर दोगे, अगर उनको पॉलिश कर दे अच्छी तरीके से, तो वो भी शाइनी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मेटल और वुड के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो अपीयरेंस किसका है, अपीयरेंस में आपका जो मैटर है वो ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ज़्यादा शाइनी होते हैं। और ये कलर कैसा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मेटल है। गोल्ड है तो येलोइश कलर है, सिल्वर है तो व्हाइटिश कलर होगा, कॉपर है तो आपको वही रेडिश कलर मिलेगा। तो हर एक उसमें मतलब मेटल का अपीयरेंस और वुड का अपीयरेंस, अलग अलग मटेरियल का अपीयरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस। तो मटेरियल की हार्डनेस, उसका टेक्सचर,
उसका कलर और उसका लस्टर बताने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द कलर, हार्डनेस, टेक्सचर, लस्टर ऑफ इट्स मटेरियल। मटेरियल विच आर मेड अप बाय द नॉन मेटालिक या नॉन मेटल हैव द डल अपीयरेंस। तो अपीयरेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो दो होंगे, एक तो लस्ट्रस और एक नॉन लस्ट्रस। तो अपीयरेंस से क्या पता चलता है, किसी चीज का अपीयरेंस बताना मतलब कि वो शाइनी है या नहीं है, बेसिकली ये मतलब। तो अगर वैसे सिर्फ शाइनी अपन नॉन शाइनी की बात नहीं करते, इसके अलावा मतलब कि उसमें हार्डनेस क्या है, उसका कलर क्या है, छूने में टेक्सचर क्या है, ये सारी चीजें हमें अपीयरेंस में देखनी होती है। सो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब कई मटेरियल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब आपका जो वुड है वो आयरन से कितना अलग दिखता है। वुड कैसे दिखता है अपने को, थोड़ा सा उसका जो सरफेस है वो हार्ड होता है और मतलब अगर आप उसे छुओगे तो आपको शाइनी नहीं लगेगा, थोड़ा सा रफ सरफेस लगता है। लेकिन अगर अपन वहीं पर आयरन का पीस रख दे या फिर अगर मैं गोल्ड या अपन सिल्वर को छू करके देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्मूथ होता है। ओके अब आयरन जो है वो वुड से तो डिफरेंट है, लेकिन आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। लेकिन अब आयरन और अगर अपन कॉपर या एल्यूमिनियम रखेंगे तो आयरन थोड़ा सा रफ हो जाएगा एज कंपेयर टू किसके, कॉपर और एल्यूमिनियम के। तो एक ही टाइप के मेटल में भी क्या होता है, मेटल्स में भी अलग अलग टाइप के क्योंकि मेटल होते हैं, दैट मीन्स कि सभी में अलग अलग टाइप की क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, सो एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन अ वुड। अब कुछ जैसे कि अगर डिसिमिलर है एक दूसरे से तो सिमिलैरिटीज भी कुछ ना कुछ होंगी। जैसे कि अगर मेटल है तो मेटल में क्या होना चाहिए, टफ होगा, उसकी हार्डनेस अच्छी होगी। ठीक है, आप उसको दूसरे उसमें बाइंड भी कर सकते हो या फिर अपन ये कह सकते हो बैंड भी कर सकते हो, लेकिन क्या आप वुड को बैंड कर पाओगे, नहीं। क्लियर। सो इसलिए जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके की है। अब इस अपीयरेंस को समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, तो कलेक्ट अ पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक। ठीक है, ये देखिए सब चीजें अलग अलग हैं, पेपर अलग है, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई चीज शाइनी लगेगी आपको। तो भाई ये जो हमारी एल्यूमिनियम शीट है और जो कॉपर का वायर है ये थोड़े शाइनी रहेंगे और बाकी की सारी चीजें थोड़ी सी डल रहती हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। अगर अपन इनको ग्रुप में सेपरेट कर लेंगे तो हमने अलग कर लिया एल्यूमिनियम शीट को, कॉपर वायर को। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. अब आपको क्या करना है कि हर मटेरियल को कट करना है। ठीक है, सबका छोटा छोटा पीस लेना, उसको कट कर लेना है। अब उसमें से आप ये बीच में देखिए, ठीक है, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। अब अगर आप बीच में उसको कट करोगे और बीच के पोर्शन को थोड़ा सा देखोगे कि इनमें शाइन है या नहीं है, तो आप ये पाओगे कि जितने भी मेटल चीज़ें हैं, जो भी मेटल से बनी हुई है, जब उनको आप ब्रेक करते हो तो वो शाइनी अपीयर होती है। ठीक है, सो इसका मतलब कि जो मटेरियल जिनमें शाइन होते हैं वो जनरली कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। मेटल अलॉय सच एज स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड डायमंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, मटेरियल जिनमें की लस्टर होता है, जिनमें की शाइन होती है। ठीक है, सो भाई ये सारे आपके मेटल हैं। अब हर एक मेटल एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है कि कोई मेटल बहुत ज़्यादा शाइनी हो, जैसे कि आप डायमंड की बात करें, हो सकता आप जैसे अपन मेटल नहीं, जैसे अपन डायमंड की बात करें तो डायमंड थोड़ा ज़्यादा शाइनी होगा। और ये जो आपके बाकी के मेटल्स हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, अब इनमें देखिए कि सबसे ज़्यादा शाइन किस में दिख रही है आपको, गोल्ड में दिख रही है, फिर आपको सिल्वर में दिखेगी, सिल्वर के साथ कॉपर में, और इनसे भी ज़्यादा शाइन आपको डायमंड में दिख जाएगी। ठीक है, तो हर जगह जो मेटल है उनमें भी ये प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर कर जाती है। इसलिए हर एक मटेरियल में, हर एक टाइप के मेटल में, हर एक टाइप के चीज़ों में अलग अलग तरीके की शाइन होती है। ठीक है, और उनकी इसी शाइन को हम उनका अपीयरेंस कहते हैं। सो कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें कि आपको शाइन देखने को कम मिलेगी, तो वो है पेपर, वुड, चॉक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर एंड कार्डबोर्ड। तो आप ये देख सकते हैं जैसे पेपर में आपको शाइन नहीं दिखेगी, ये रबर का कोई एक पीस है तो ये भी कोई शाइन ही नहीं है, मतलब चमकता हुआ हमें नहीं दिखता है। प्लास्टिक में भी हमें कोई ऐसी चमकदार चीज़ या शाइन नहीं दिखती, और ना ही वुड में, ना ही कार्डबोर्ड्स में। ठीक है, तो ये इन सब का अपीयरेंस कैसा होगा, तो इन सब का अपीयरेंस जो है, अगर
मुझे बोला जाए तो ये सभी कैसी होती हैं, विदाउट लस्टर होती हैं, इनमें शाइन नहीं होती। और अगर मुझे मेटल का अपीयरेंस पूछा जाएगा तो मैं ये बोलूँगी कि वो शाइनी होते हैं। क्लियर? So instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कट नहीं करना है पीसेस में तो आप ऊपर से उसको रब करिए। रब करने के बाद अगर वो शाइनी लगने लग जाए तो दैट मीन्स उसमें लस्टर है, अदरवाइज नहीं। तो सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। अब आपको जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई कई बार ये जो आपके मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, अब आप ये बोलोगे कि हमारे घर तो कॉपर का ग्लास है लेकिन वो शाइन नहीं करता। तो वो इसलिए शाइन नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर बहुत दिनों से मॉइस्चर और उसके ऊपर बहुत टाइम से एयर पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी जो शाइन है ना वो चली जाती है। तो आपको क्या, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो पूजा का रूम होता है जनरली हिंदूज़ में, उनके यहाँ कॉपर के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। कॉपर का भगवान के सामने वो कॉपर का सामान रखते हैं। तो अगर वो बहुत दिनों तक रखा रहे तो वो एकदम डल सा दिखने लगता है, लेकिन जब उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया जाता है, उसको अगर उसकी सरफेस को रब कर दिया जाए तो वो अगेन क्या हो जाता है, शाइन करने लग जाता है। ओके, सो इसीलिए हर एक मेटल में एक तरीके की शाइन है, लेकिन अगर शाइन नहीं दिख रही तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर आपको थोड़ा सा हाथ रब करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेसेस। तो अगर अपने को लस्टर देखना है तो या तो आप उसे कट कर दो या फिर आप उसमें ऊपर से उसको रब कर दो। सो व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सर्फेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो भाई अगर आप किसी वर्कशॉप में जाओगे और आयरन के पीसेस आपको जो फ्रेशली बनते हैं वो देखोगे तो उसमें आपको ये शाइन देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये अपीयरेंस के बारे में बात हो गई। तो अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि मटेरियल की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी अपीयरेंस, जिसका मतलब कि वो देखने में शाइनी है या फिर नहीं, या फिर और दूसरा वर्ड यूज करें तो लस्ट्रस है या फिर नहीं है। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमें समझ में आया कि भाई वुड जो है वो उसमें कम लस्ट्रस होता है और जो आपके मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा शाइनी होते हैं। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। अब हार्डनेस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ छूने में कितनी हार्ड लग रही है। ठीक है, सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अब आपको कई तरीके के मटेरियल में आपको अगर दें, जैसे कि रबर है, प्लास्टिक, ठीक है, वुड एंड मेटल। अब अगर आपको हाथ से क्या करना है, प्रेस करना है, तो सबसे ज़्यादा कौन आपके हाथ में आसानी से प्रेस हो जाएगा? रबर का पीस। देन उसके बाद प्लास्टिक, फिर वुड और सबसे लास्ट में मेटल, क्योंकि मेटल तो शायद आपका प्रेस हो ही ना। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? सो ये प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस की, जिसके वजह से अगर कोई पर्टिकुलर मटेरियल कितनी जल्दी कितनी देर से अपने शेप को चेंज कर रहा है तो वो उसका हार्डनेस होता है। ओके, सो टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर अलग डिफरेंट चीज़ों की हार्डनेस चेक करनी है तो आप ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपको वुड का पीस ले लो और साथ में आप एल्यूमिनियम का पीस, नेल, कैंडल, ये सब आप ले सकते हैं और इन सब से स्क्रैच करके देखो। तो जो सबसे आसानी से स्क्रैच कर देगा दैट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली। कुछ मटेरियल्स को आप स्क्रैच लगा सकते हो लेकिन कुछ में आप स्क्रैच नहीं लगा पाओगे। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other material which are difficult to compress are called the hard। तो वो मटेरियल, हार्डनेस क्या होता है कि जिन मटेरियल्स के शेप को आप चेंज कर दोगे या फिर जिनको आप आसानी से कंप्रेस कर देते हो, ठीक है, उन्हें आप सॉफ्ट मटेरियल कहते हो। और हार्डनेस के हिसाब से जो मटेरियल आसानी से कंप्रेस नहीं हो पाए उन मटेरियल को आप हार्ड मटेरियल कहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कि कॉटन और जो स्पॉन्ज होता है वो सॉफ्ट होता है क्योंकि आप जैसे ही उस कॉटन को प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके इस हाथ में आसानी से प्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं आपको आयरन का पीस दे दूं तो क्या आप उसे कंप्रेस कर पाओगे? नहीं। तो ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की हार्डनेस, कि कोई मटेरियल कितना हार्ड है या कितना हार्ड नहीं है। ठीक है, so in appearance material can have different property like luster, hardness, be rough or smooth,
ओके, सो कैन यू थिंक अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। तो अब अपन ने अपीयरेंस में देखा कि अपीयरेंस के साथ साथ हमें क्या समझ में आता है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ कितनी चमकदार है या नहीं है, हार्ड है या नहीं है। अब और कौन सी चीज़ें होती हैं जो अपीयरेंस से आपको समझ में आती होंगी, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता होगा कि किसी चीज़ की कोई चीज़ सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्ट सम एग्जाम्पल, जैसे एक्टिविटी 4 हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk, powder and sand and sawdust, ठीक है। टेक 5 ग्लास और बीकर, ठीक है। Fill each one of them about 2/3 of the water. Add some small amount of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of the other substances into the other glasses. ठीक है, आपको क्या करना है, एक्टिविटी करके देखना है कि कौन सी चीज़ सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अभी हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, अपीयरेंस के बारे में जिसमें हमने हार्डनेस पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि कोई चीज़ सॉल्युबल है या फिर नॉन सॉल्युबल है, ठीक है। तो सॉल्युबल मतलब कि जो आसानी से पानी में घुल जाए, और इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुलती। तो आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको पानी में आसानी से घोल सकते हैं। तो अगर हम नमक की बात करें या शुगर की बात करें तो वो पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल है। लेकिन वही सैंड की बात करें या फिर अपन प्लास्टिक के पीसेस, तो ये क्या पानी में आसानी से गायब हो जाएंगे, घुल जाएंगे? नहीं, तो ये नॉन सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई चीज़ पानी में आसानी से घुल जाती है तो वो सॉल्युबल, और जो नहीं घुलती वो इनसॉल्युबल होती है। और यही अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है। सो स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। अब आपको क्या करना है, शुगर का और जितनी भी सैंड या जितना भी मटेरियल हमने अभी आपको आगे बताया, सबको एक एक स्पून इसमें डालना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए वेट करो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एड टू वाटर। Note your observation. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in the water. अब जैसे कि मैंने लिया सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या होगा, डिसअपियर कंप्लीटली। शुगर क्या होगा, ये भी आपका डिसअपियर हो जाएगा, है ना। अगर सैंड की बात करूं तो वो नॉट डिसअपियर्ड, ठीक है। तो नॉट डिसअपियर का मतलब क्या कि वो पूरी तरीके से उसमें गायब नहीं होगा। चॉक पाउडर क्या होगा, पार्शियल, ठीक है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा घुलेगा और बाकी उसका पोर्शन आपको दिखेगा। सॉ डस्ट भी क्या होगी, पार्शियल डिसअपियर, है ना, क्योंकि उसका कुछ पीसेस जो है वो आपको दिखेंगी। मतलब कि इस एक्टिविटी को करने से आपको क्या समझ में आएगा कि कोई मटेरियल जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है या नहीं। तो सॉल्युबल का मतलब जो डिसअपियर हो जाए वो सॉल्युबल, जो नहीं डिसअपियर होता है या पार्शियली डिसअपियर होता है वो नॉन सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है। सो वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जैसे कि आपका शुगर और वाटर मिलकर के शुगर वाटर बनाता है, दैट मीन्स कि शुगर आपका सॉल्युबल है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद द वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर अपन बहुत देर तक भी उसको उस पानी के अंदर डाल के रखेंगे तो वो उसमें घुलता नहीं है। सो दीज सब्सटेंसेस आर insoluble in water. So water plays an important role in the functioning of our body because it contains dissolved a large number of substances. Do liquids also dissolved in water? तो क्या liquids भी water के अंदर dissolve हो जाते हैं? तो इसको चेक करने के लिए चलिए collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil और coconut oil, kerosene and another liquid. अब अपने को देखो, मैंने आपको बता दिया solid के बारे में। solid मतलब जिसको आप आसानी से छू सकते हो, है ना। लिक्विड मतलब कि आपके जूसेस, लेमन जूस, पानी, चाय, ये सभी लिक्विड हैं। तो अभी हमने जो एक्टिविटी 4 की थी उसमें हमें क्या समझ में आया कि क्या ये सारी चीज़ें आसानी से सॉल्युबल थी। तो हमने सॉलिड्स के साथ देखा कि भाई सैंड और ये जो आपका शुगर और जो सॉल्ट है, इनमें से कौन सॉल्युबल है कौन नहीं सॉल्युबल है। प्लास्टिक के पीसेस को भी आप देख सकते हो, बहुत देर तक अगर आप रखोगे तो भी वो उसमें नहीं घुलेगा। लेकिन अब ये तो सॉलिड चीज़ें थी, अब अपन किसकी बात करेंगे, लिक्विड्स की। तो क्या लिक्विड में भी सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल होते हैं। तो हमने क्या किया, ये सारे जूसेस लिए, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और दूसरे लिक्विड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप
to the half with the water. Add a few spoonful of the one liquid to this and stir it well. Let it stand for a 5 minutes. Observe whether the liquid mixed with the water or not. ठीक है. Repeat the same with the other liquid. As many different liquid are available to you. Write your observation. We notice that some liquids get completely mixed with the water and some other do not mix with the water and form a separate layer when kept aside for a long time. अब देखिए, जब आपने विनेगर को डाला, ठीक है, तो वो विनेगर जो है पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, और अगर मैंने उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रखा तो विनेगर और पानी अलग अलग नहीं हुए. उसी तरीके से लेमन जूस, ये भी क्या हो जाएगा, मिक्स वेल. ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा. क्यों मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लेमन के ड्रॉप डाले तो अगर थोड़ी देर तक मैं उसको रखती हूँ तो लेमन का जो पोर्शन है वो अलग नहीं होगा और पानी मतलब दोनों बिल्कुल मिक्स रहेंगे. मस्टर्ड ऑयल को हमने डाला तो क्या होगा, डज नॉट मिक्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑयल जो है थोड़ी देर बाद ऊपर की तरफ आपको पानी में दिखने लगेगा. इसी तरीके से कोकोनट ऑयल भी और कैरोसिन भी. ठीक है, तो इन सारी चीजों में सॉल्युबल कौन हुआ, विनेगर, लेमन जूस आर सॉल्युबल, एंड जो जितने भी ऑयल्स थे वो क्या हो गए, नॉन सॉल्युबल. तो समझ में आया कि सब्सटेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं. कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ नॉन सॉल्युबल होते हैं, जो कि हमने एक्टिविटी 4 और 5 से समझा. Some gases are soluble. अब ये gases की बात है, और some gases are non-soluble. So some gases are soluble in water, whereas some are not. Water usually has small quantities of gas dissolved in it. अब basically क्या होता है कि हमारा जो पानी है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन क्या है और गैस है. अब ये ऑक्सीजन कैसे होती है, तो भाई होती है उसके अंदर डिजोल्व होती है, उसके अंदर घुली हुई रहती है. तभी ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for the survival of animals and plants live in the water. जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीजन जो है, जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होती है, वो उन सारे एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए जरूरी होती है जो कि पानी के अंदर होती है. पानी के अंदर ये सारे एनिमल्स इसी ऑक्सीजन का यूज करते हैं. सो ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी 4 से अपने को क्या समझ में आया कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल क्यों है, क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए इनसॉल्युबल थे. ठीक है, सो यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दीज मटेरियल that did not mix with the water floated to the surface of water or other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? तो अब अपन ने इन दोनों चीजों से क्या देखा, अपन ने इन दोनों चीजों से देखा कि चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, सभी के सभी सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल होते हैं. सो वी नोटिस मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन द वाटर और सिंक. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you left fall into a glass of water. ठीक, तो ये सारी चीजें जो होती है, जितनी भी चीजों के मैंने नाम लिए, क्या ये सब पानी के अंदर गायब हो जाती है? जी नहीं, ये तो आपको उसके ऊपर फ्लोट करते हुए दिखती है या फिर उसके बेस पर आपको दिखती है. दैट मीन्स कि ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें नॉन सॉल्युबल है ना. व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दीज, तो ये सब क्या है, नॉन सॉल्युबल. कैसी होती है, नॉन सॉल्युबल. सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके पानी के अंदर घुल ना जाए. ठीक, तो बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम अ 5 एग्जांपल्स each of object that float and those that sink in a water. And what about the testing these same material to see if they float or sink in other liquids like oil. तो आपको क्या करना है भाई इस एक्टिविटी में, जिसमें एक्टिविटी नंबर 4 और 5 जो हमने की थी अभी, इसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं. तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, सबको ग्लास में डाल करके देखना है कि कौन से सॉल्युबल हैं और कौन से नहीं. तो आज की क्लास से मैंने आपको बताई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ठीक है, जिसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को देखा, तो सब हमने देखा हार्डनेस, ठीक है, एंड अपीयरेंस, एंड उसके बाद सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल. ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे ही क्लियर कर देती हूं तो हमने देखा सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, और हमने देखा हार्डनेस एंड देन उसके बाद अपीयरेंस.
ठीक है। तो ये जो तीनों ही प्रॉपर्टीज थी, इनका एक बार मैं एक बार आपको और रिवाइज करवा दूं कि अपीयरेंस, नॉन सॉल्युबल और सॉल्युबल, ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज देखने में कैसी है, शाइनी है या नहीं शाइनी है, हार्ड है या नहीं है, और सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में क्या हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस, तो जो लस्ट्रेस होते हैं उनमें आएंगे आपके मेटल्स सारे, और जो नॉन लस्ट्रेस आते हैं उनमें आएगा आपका प्लास्टिक, वुड, स्टोन और बहुत सारे ऐसे मटेरियल या क्लोथ जो कि शाइनी नहीं होते। देन उसके बाद हमने देखा कि हार्डनेस, तो हार्डनेस में हमने कुछ मटेरियल्स ऐसे लिखे जो थोड़े हार्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, जैसे कि आपका कपड़ा हो गया, क्लोथ हो गया, मतलब कॉटन का जो पीसेस हो गए, और बाकी जो आपके हार्ड होते हैं वो होता है वुड, और वुड से भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है आपका मेटल। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल, तो हमने अगेन इसको कैरेक्टराइज कर दिया। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल हैं, तो सॉल्युबल की एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली, जैसे कि आपका वाटर में सॉल्युबल होने वाले शुगर, सॉल्ट, ठीक है, और लेमन जूस, विनेगर, ये सभी सॉल्युबल थे। और नॉन सॉल्युबल कौन कौन से थे, तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो प्लास्टिक, वुड, स्टोन, दे आर नॉन सॉल्युबल। फिर अगर लिक्विड्स की बात करूं तो मस्टर्ड ऑयल या जितने भी तरीके के ऑयल हैं वो नॉन सॉल्युबल होते हैं। और अगर इसके बाद हम गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस हमारी सॉल्युबल होती है क्योंकि वो वाटर के अंदर घुली हुई रहती है। क्लियर है। तो भाई यहाँ से हमें ये कुछ प्रॉपर्टी समझ में आई। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम आपको इस मटेरियल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, पुराना चैप्टर देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के। आपको क्लास 6 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही क्लास 6 सिलेक्ट करेंगे तो आपको जाना है साइंस बाय सुरभि तिवारी, जिस पर आपको वॉच नाउ करके आपको मिल जाएगा आपका जो भी रिसेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ है और जो भी प्रीवियस चैप्टर्स थे सभी का डिटेल मिलेगा, उनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। बस आपको क्लिक करना है, क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी टॉपिक क्लियर होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी और उनके साथ भी जो कि आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।